Hello student, welcome back to MIT Zada 24/7. I Anita Sharma, your history mentor. So student, आज हम इस सेशन में करने वाले हैं गांधी जी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट. तो इस पूरे चैप्टर को हम इस एक ही सेशन में समझने वाले हैं, क्योंकि बच्चे ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ से आपके स्मॉल क्वेश्चंस भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज भी आएंगे. चाहे वो आप सीयूटी को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो आप बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. हमारा चैप्टर है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट. राइट बच्चे? तो जैसे कि महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि अगर तुम बदलाव लाना चाहते हो तो पहले खुद बदलिए, तब जाकर के तुम बदलाव ला सकते हो. तो गांधी जी ने वही करके दिखाया. राइट? तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के साथ हमेशा डटे रहे थे और आखिरी टाइम तक जो उन्होंने पहला जो स्टार्टिंग में ही जो दो बड़े हथियार अपने साथ लेकर चले थे, सत्य और अहिंसा, यानी कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस, उसी के साथ में बड़े से बड़े आंदोलन को उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन. ठीक है बच्चा? तो यहां पर है गांधी जी, बिगिनिंग ऑफ द गांधीयन एरा. तो बच्चे इस चैप्टर को गांधीयन एरा क्यों कहा जाता है? देखो, जब गांधी जी इंडिया आते हैं, कब आते हैं? 1915 में. कब आते हैं ये तो हमें पता ही है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आते हैं? तो वो आते हैं 1915 में. ठीक है? कहां से आते हैं? 9 जनवरी. अगर पूछ भी लिया जाए, मान लीजिए अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि डेट क्या होगी, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं. ठीक है? रिटर्न टू इंडिया. तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ठीक है? तो यहां से गांधी जी जब इंडिया में एंटर होते हैं तो उन्होंने देखा कि इंडिया की सिचुएशन जो पहले छोड़कर गए थे उससे बहुत ज्यादा उनको चेंज लगी. तो एक चेंज तो उनको अच्छा लगा और एक चेंज लगा उनको बुरा. अब वो अच्छा चेंज क्या था कि पॉलिटिकली इंडिया बहुत आगे बढ़ गया है. पॉलिटिकली इंडिया बहुत आगे बढ़ गया है, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा होने लगी है. लोग अपने राइट्स को लेकर, लोग अपने अधिकारों को लेकर अवेयर हो गए हैं और वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं. ये बात तो उनको अच्छी लगी, लेकिन बुरी बात कहां पर लगती है? बुरी बात लगती है कि इंडियंस के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा था, जो उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा था, वो बात उनको बुरी लगती है. और इसी को लेकर के गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब अपने इंडिया को आजाद कराना, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े. तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बच्चे सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, रंग भेद की जो नीति हो रही थी. तो गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था. इसके थ्रू गांधी जी को वहां पर सक्सेस मिलती है. और सक्सेस मिलते जब वहां पर ये रंग भेद की नीति बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो वो वापस अपने इंडिया आते हैं 1915 में. इसी दिवस को 9 जनवरी 1915 को, यानी कि 9 जनवरी को ही हर साल हम प्रवासी दिवस के रूप में इंडिया में उसको सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा माना जाता है. ठीक है? अब क्या करते हैं? बिगिनिंग करते हैं. सम टाइम इन हिस्ट्री नेशनलिस्ट एंड द इंडिविजुअल विद हिज कंट्रीब्यूशन इज. देखो, ये तो हम सभी जानते हैं कि गांधी जी का कितना बड़ा रोल रहा है हमारी इंडियन फ्रीडम में. वैसे तो सभी का रहा है, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिनका रोल अपनी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. अगर हम बात करें कि इसकी भगत सिंह की बात करें, हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, हम जवाहरलाल नेहरू की, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर थे जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी इंडियन फ्रीडम में. ठीक है? तो यहां पर क्योंकि गांधी जी की बात हो रही है और टॉपिक का नाम भी गांधीयन एरा है, या गांधी जी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट है, इसलिए हम थोड़ा सा गांधी जी पर फोकस करते हैं. तो जैसा कि हमें पता है कि गांधी जी का बर्थ 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है. ठीक है? उनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. तो ये तो हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं. तो गांधी जी बैरिस्ट्री करने के लिए साउथ अफ्रीका चले जाते हैं. राइट? साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं वो 1915 में, 1915 में, जनवरी 1915 में. आफ्टर द लीडिंग, जब वो यहाँ पर आते हैं, इंडिया की सिचुएशन को देखा, तो वो सबसे पहले आकर के अपने पॉलिटिकल मेंटोर से मिलते हैं. उनके पॉलिटिकल मेंटोर कौन थे? उनके पॉलिटिकल मेंटोर थे, पॉलिटिकल मेंटोर का मतलब होता है राजनीतिक गुरु, जो उनको राजनीति के बारे में बताते थे. कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और वो आगे का प्लान आउट करते हैं. तो गोपाल कृष्ण गोखले की एडवाइस पर उनको बोला गया कि तुम अभी थोड़ा सा रुको, अभी अभी आए हो, चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, 1-2 साल जो है चीजों को देखो, कहां पर क्या कमी तुम्हें नजर आ रही है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं. तो तुम अभी थोड़ा सा विजिट करो, ऑब्जर्व करो चीजों को, फिर बाद में हम उसको प्लान आउट करेंगे. तो गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल मेंटोर की बात मानी और पूरे मतलब इंडिया को विजिट करना स्टार्ट कर दिया कि कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं.
तो इसी दौरान गांधी जी को 1916 में, 15 में वापस आते हैं, गांधी जी को 1916 में एक ऑफर आता है, एक इनविटेशन आता है। कहां से इनविटेशन आता है? तो ये आता है बच्चे बीएचयू से। कहां से इनविटेशन आता है? बीएचयू से। हाँ, ये वही बीएचयू है, बनारस हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहीं से इनको इनविटेशन आता है क्योंकि उनकी ओपनिंग होनी थी, इनॉग्रेशन के ऊपर उनको जाना था। और गांधी जी जाते हैं 1916 में बीएचयू की ओपनिंग के लिए। वहां पर इन्होंने अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस दी थी, मतलब कि अपनी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस गांधी जी लोगों के सामने पहली बार आए और वहां पर उन्होंने स्पीच दी थी लोगों को। तब जाकर लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग गांधी जी को जान पाए, क्योंकि इससे पहले लोग कम जानते थे, क्योंकि विदेश में रहे थे तो गांधी जी को इतना जानते नहीं थे। कुछ ही हमारे पॉलिटिकल लीडर जानते थे। और फिर उसके बाद तो जब गांधी जी स्पीच देने लगे और गांधी जी उनके काम आने लगे तो धीरे धीरे गांधी जी पॉपुलर होने लगे। 1916 की बात होती है जब गांधी जी बीएचयू की ओपनिंग के लिए गए थे, तो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस उनकी वहां होती है, ठीक है। और गांधी जी ने यहाँ पर, जैसे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में ये जो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था, ऐसे ही वो क्या करते हैं कि इसी दौरान जब ये स्पीच डिलीवर कर रहे थे और जब बीएचयू की ओपनिंग के लिए गए हुए थे वहां पर बिहार में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम्स पता चलती हैं कि बिहार के लोगों ने उनको बताया कि बिहार चंपारण मूवमेंट में कि एक वो थे पर्सन थे राजकुमार, जिन्होंने उनको बताया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है कि किसानों से जबरदस्ती इंडिगो की प्लांटेशन करवाई जा रही है। और वो इंडिगो की प्लांटेशन जो होती है वो हेल्थ वाइज भी बहुत नुकसान करती है और साथ साथ में फर्टिलिटी को भी तो खराब करती है, ठीक है। क्योंकि इंडिगो का जो प्लांट होता है ना बच्चे, वो सॉइल की सारी फर्टिलिटी को ऑब्जर्व कर लेता है। उसके लिए उसकी फर्टिलिटी को दोबारा इंक्रीज करने के लिए जमीन को, लैंड को 3-4 साल के लिए छोड़ा जाता है। अब उस सिचुएशन में किसान जो टोटली डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पर, वो 3-4 साल में क्या करेंगे? वो तो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। तो उनको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, बहुत प्रॉब्लम को उन्होंने फेस करना पड़ रहा था। तो इसके लिए वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर गांधी जी के सामने जाते हैं और गांधी जी ने फर्स्ट अपना मूवमेंट इंडिया के अंदर, मैंने क्या कहा, गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट इंडिया के अंदर कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट कहां पर होता है बच्चे? ये होता है बिहार में, ठीक है। कहां पर होता है? बिहार में, राइट। तो यहां पर उन्होंने देखा कि लोग किस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती अफीम की खेती करवाई जा रही है, जो कि बिल्कुल ही एक कह सकते हैं इनजस्टिस है। तो गांधी जी ने 3 बैक टू बैक मूवमेंट लॉन्च किए। कौन कौन से? चंपारण मूवमेंट लॉन्च करते हैं, ये सारी बातें आगे बताऊंगी। चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट और अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट्स। तब जाकर गांधी जी जो है वो पूरे, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर के देशों में भी गांधी जी जो बैक टू बैक मूवमेंट लेकर आते हैं, 3 सत्याग्रह मूवमेंट लेकर आए थे, इससे वो नेशनल हीरो कहलाते हैं। इसके बाद वो नेशनल हीरो कहलाने लगे, राइट। तो गांधी जी मेड फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल मूवमेंट रिप्रेजेंटेटिव द मासेस, राइट। गांधी जी अकेले नहीं चलते थे, वो लोगों को अपने साथ लेकर चलते थे, यानी कि लोगों की डिमांड को ध्यान में रखकर अपने मूवमेंट को लॉन्च करते थे कि लोगों की डिमांड ये और हमें इस तरीके से मूवमेंट को लॉन्च करना। पॉलिटिकली नॉलेज बहुत थी उनको, ठीक है। तो मूवमेंट ट्रांजिस्टेड फ्रॉम एलीट टू द पीजेंट। अब ये मूवमेंट, इनके जो मूवमेंट लॉन्च होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन जो चलाए थे, उसमें किसान क्या, गरीब क्या, अमीर क्या, छोटे बड़े बूढ़े सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट। एंड द इनकम्पास्ड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी के हर सेक्शन से गांधी जी के मूवमेंट में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल स्टार्टेड द वेंटरिंग, गांधी जी रेफर्स टू हिम एज द महात्मा। तो गांधी जी को लोग महात्मा के नाम से जाने। अब ये महात्मा की उनको टाइटल किसने दी थी? महात्मा की टाइटल किसने दी थी? सर रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। पहले तो वो सर लगाते थे क्योंकि उनको टाइटल दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है तो ये सर की टाइटल को वापस उनको थ्रू आउट कर देते हैं, वापस उनको दे देते हैं और फिर रह जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी और ये लोगों के बीच में भी महात्मा कहलवाने लगे। People started appreciating the fact of the Mahatma Gandhi lived like them. अब लोग जो है गांधी जी को अप्रिशिएट करने लगे, गांधी जी की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि गांधी जी के 3 बैक टू बैक मूवमेंट से उनको वहां पर राहत मिलती है। कैसी राहत मिलती है? उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होता है कि चंपारण मूवमेंट में उन्होंने इंडिगो की जो प्लांटेशन होती थी उसको
बंद करवाया। फिर नेक्स्ट होता है कि अहमदाबाद मिल वर्कर्स में क्या होता है कि मिल वर्कर्स की कंडीशन को, जो उनकी वर्किंग कंडीशन थी उसमें सुधार किया, और जो खेड़ा मूवमेंट पीजेंट्स पर जो रेवेन्यू टैक्स इतना हाई इंपोज किया हुआ था उसको रिड्यूस करवाया। तो इससे गांधी जी लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है गांधी जी वेंट अमंग द पीपल। गांधी जी जब लोगों के बीच में जाते थे तो एक तो उनका बहुत ही कहते हैं ना कि सिंपल लिविंग एंड द हाई थिंकिंग का कंसेप्ट लेकर चलते थे, सादा जीवन उच्च विचार। तो गांधी जी appreciating that fact, गांधी जी lived like them, dressed like them। गांधी जी उन्हीं की तरह जीवन व्यतीत करते थे, उन्हीं की तरह ड्रेस पहनते थे। ठीक है, spoke their language, उन्हीं की तरह उन्हीं की लैंग्वेज में बात किया करते थे, हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। एम्पथाइज विद देम, उनके साथ उन सहानुभूति रखते थे। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई विद देम, लोगों को पहचानते थे। गांधी जी वेंट टू अमंग द पीपल सिंपल धोती एंड द लॉइन क्लोथ्स। तो गांधी जी सिंपल धोती में, कि जब मेरे इंडियंस को कपड़े नहीं मिल रहे हैं पहनने के लिए तो मैं क्यों पहनूं, तो गांधी जी एक सिंपल धोती में रहते थे और एक लाठी उनके हाथ में होती थी। ये उनका ड्रेसिंग सेंस था। ठीक है, ही स्पेंड सम पार्ट ऑफ ईच डे वर्किंग, और वो हर दिन चरखा जो व्हील वो जो होता है ना, चरखा होता है, उसको काटने का काम करते थे। चरखा एनकरेज विद द नेशनल टू डू लाइकवाइज। उस चरखे से क्या होता था बच्चे, कॉटन को जो ना स्पिन किया जाता था, फिर उससे थ्रेड बनाई जाती थी। कॉटन को स्पिन किया जाता था, राइट। कॉटन बॉल से उसको प्लग किया, ठीक है, उससे कॉटन निकाली और फिर उस कॉटन से थ्रेड बनाने का काम किया जाता था। किसमें, स्पिनिंग व्हील पे, मतलब चरखे पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बैकग्राउंड ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1917 में। अभी मैंने क्या कहा था कि गांधी जी के 3 बड़े नेशनल मूवमेंट थे स्टार्टिंग के, कौन कौन से थे। 1917 में 1917 में गांधी जी सक्सेसफुली लेड द चंपारण मूवमेंट। तो गांधी जी सक्सेसफुली चंपारण मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, जो कि गांधी जी की पहली सफलता थी। कहां पर थी बच्चे ये, 1917 में चंपारण। चंपारण कहां पर है, बिहार में। तो गांधी जी बिहार में अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करते हैं। थॉट हिज मूवमेंट वांटेड टू सीक द सिक्योरिटी ऑफ द पीजेंट एंड देयर फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप ऑफ देयर चॉइस, कि वो अपनी चॉइस से अपने खेतों में एग्रीकल्चर करेंगे, क्रॉपिंग करेंगे। ठीक है, इन 1980, ये कितना है 17 है, अब क्या आ गया 1980। बच्चे यहां से आपके डेट वाले क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन की एक भी डेट मत छोड़ना, कि आप अगर एक डेट भूल गए ना तो पूरी कहानी गड़बड़ा जाएगी। जैसे चेन होती है ना, चेन की एक जो उसका जो बीच का पोर्शन होता है, कि एक मीडिएटर जो उन दोनों को जोड़ती है, अगर वही खराब हो गया, एक निकल गया एक पार्ट, तो इसका मतलब पूरी जो माला है, पूरी चेन है, वो बिखर जाएगी। तो आपको अभी मैंने क्या कहा, गांधी जी 1915 में इंडिया आए थे, 1916 में बीएचयू की ओपनिंग हुई थी, 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था, अब आ गया है 1918। तो हम सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, सीक्वेंस में चलेंगे। 1980 ही स्ट्राइक द डिमांडिंग फॉर द बेटर वर्किंग कंडीशन। तो गांधी जी ने 1918 में 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को, जो लगातार 16 घंटे काम किया करते थे, अब उनके वर्किंग आवर्स को कम करवाया गया, और जो उनकी डिमांड थी कि सैलरी वेजेस जो भी मिलती थी उनको इंक्रीज करवाने की, तो गांधी जी ने उनको भी इंक्रीज करवाया। ठीक है, इतना नहीं, लेकिन हाँ ब्रिटिशर्स उसने थोड़ा सा उसको हाइक पर ले गए और गांधी जी थोड़ा सा उसको डाउन में लेकर आए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन कि मूवमेंट ऑफ आस्किंग दैट द स्टेट ऑफ द रिमिशन द टैक्सेस खेड़ा। अब खेड़ा में मूवमेंट चलाते हैं 1918 में। बच्चे 1918 में 1918 में 2 मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट चलाए गए थे, सेम ईयर था, ईयर सेम था, कौन कौन से, लेकिन मूवमेंट अलग अलग थे। एक तो था अहमदाबाद मिल वर्कर्स जिसमें वर्किंग कंडीशन को सुधारा गया, एक था 1918 में खेड़ा मूवमेंट। अब ये खेड़ा मूवमेंट में क्या था, किसानों पर लैंड रेवेन्यू टैक्स बहुत ज्यादा हाई इंपोज किया हुआ था, तो उसको थोड़ा सा कम करवाया। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होती है, पहला विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 तक। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट द सेंसरशिप दैट प्रेस एंड द परमिटेड डिटेंशन विदाउट द ट्रायल। अब ये क्या होता है कि 1914 से 1918 ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद देखा कि इंडिया में बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, पॉलिटिकल लीडर्स आगे आकर के उनको लीड कर रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको दबाना बहुत जरूरी था।
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक अथॉरिटी लेकर आई कि हमें इंडियंस को सरप्रेस करने का, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाने का हमें एक पावर दे दीजिए, हमें एक अथॉरिटी दे दीजिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से वो अथॉरिटी लेकर आए। अब वो अथॉरिटी क्या थी, वो अथॉरिटी थी रॉलेट एक्ट। क्या थी, रॉलेट एक्ट। तो बच्चे इस रॉलेट एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूँ रॉलेट एक्ट। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इस रॉलेट एक्ट को, जो कि 1919 में लागू किया गया था, 1919 में, मैंने क्या कहा, 14 से लेकर 18 तक, 1914 से 18 तक ये मूवमेंट चल रहा था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो जब ये खत्म हो जाती है तो 1919 में जब देखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत हो रही है, तो इसको रोकने के लिए वो एक तरह की शक्ति लेकर आते हैं, एक तरह की पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेकर आते हैं कि हमें इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए हमें अथॉरिटी चाहिए, आपकी तरफ से परमिशन चाहिए। ठीक है, दे दिया उन्होंने। तो एक तरह का ये था कि उस एक्ट के दौरान, उस एक्ट के अंडर में क्या क्या चीजें थी कि इंडियन प्रेस अब उनकी परमिशन के बिना कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं करेगी। जब तक वो आर्टिकल सेंसरशिप से पास नहीं हो जाता है तो वो कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं पब्लिश करेगी। दूसरी बात कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने से पहले उनको 10 बार सोचना पड़ेगा कि इसका वो क्या होगा, इसका क्या बोलते हैं, इसकी पनिशमेंट कितनी ज़्यादा हो सकती है उनके लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर उनको पनिश किया जा सके। थर्ड में बात आती है कि बिना किसी सबूत के, ट्रायल के बेस पर, यानी कि सिर्फ डाउट के बेस पर उनको अरेस्ट करके उन्होंने उनको प्रेजेंट कर दिया था। तो ये एक ऐसी पावर उनके हाथ में लग गई थी जिससे हजारों लोगों को, यानी कि पॉलिटिकल लीडर को प्रेजेंट कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, वो भी बिना किसी सबूत के। अब ये सोचो कि कोई जब तक सबूत ना हो तो किसके बिहाफ पर उन्होंने उनको जेल में डाला। ये तो पूरे इंडिया में इसको अनजस्टिस करार दिया गया कि ये तो सरासर अन्याय किया गया है भारतीयों के साथ में। इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट के रूप में भी माना जाता है, इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया है। ठीक है, इसीलिए इसको काला कानून भी कहा गया है। क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा कि काला कानून किसको कहते हैं, ब्लैक एक्ट तो रॉलेट एक्ट को कहते हैं। रॉलेट एक्ट की 2 बातें याद रखना, एक तो सेंसरशिप, यानी कि कोई भी इंडियन प्रेस बिना उनकी परमिशन के कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकती है। दूसरी बात, ट्रायल के बेस पर सिर्फ संदेह के बेस पर, यानी कि डाउट के बेस पर उनको 2 साल के लिए प्रेजेंट कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये पूरी एक्टिविटी थी किसकी, ये थी रॉलेट एक्ट की। राइट, अब हम चलते आगे की तरफ, खिलाफत एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट की एंट्री क्या होती है बच्चे, 1919 यानी कि जब ये रॉलेट एक्ट पास हो चुका था तो 1920 की बात है, 1920 की बात है। 1920 में क्या होता है 1920 में, 1919 या 1920 में, तो इसको आप इस तरह से लिखिए, डबल इसमें 1920। ठीक है बच्चे, तो इसमें क्या हो रहा था, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 पार्टी लड़ रही थी। ठीक है, तो उन्हीं के बीच में ये वॉर हो रही थी पूरी। तो एक तरफ थी तो एक्सिस पावर, एक तरफ थी अलायंस पावर। एक्सिस पावर की तरफ जर्मनी लीड कर रहा था, जिसका साथ दे रही थी कौन, जिसका साथ दे रहे थे जापान और इटली। ठीक है, और क्या था, जापान, इटली और आपका ये ऑटोमन एम्पायर, ये सारे हिरोशिमा थे, नागासाकी थे, ये सारे के सारे इस वाले पार्ट में थे, जर्मनी वाली पार्ट में। दूसरी तरफ कौन कौन से दिग्गज कंट्री थी, रशिया था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, यूएस था। इस तरफ ये सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि ये हार जाते हैं, जर्मनी हार जाती है, और जर्मनी का जो साथ दे रहे थे वो भी सारे हार जाते हैं। तो मैंने एक वर्ड कहा ना आपको, मैंने एक कंट्री का नाम बताया जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर, जिसका नाम क्या था, ऑटोमन एम्पायर। इस ऑटोमन एम्पायर के एक खलीफा थे, इस ऑटोमन एम्पायर के एक खलीफा थे। राइट, खलीफा कौन होता है, खलीफा होता है इस्लामिक उसमें रिलीजियस में जो उनके स्पिरिचुअल हेड होते हैं, उसको खलीफा कहा जाता है। उनके जर्मनी के का साथ देने से जर्मनी हार गई तो उनके ऊपर एक पेनल्टी लगाई गई, जो भी जर्मनी का साथ दे रही थी, जर्मनी पर भी और उसका साथ देने वाले पर भी एक तरह का हर्जाना, पेनल्टी, जुर्माना लगा दिया गया कि जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा का सारा अब तुम पे करोगे, जितना हमारा नुकसान हुआ है, ये बोला जीती हुई कंट्री ने। ठीक है, अब इस तरह की
टेंशन को देखकर जो ऑटोमन एम्पायर के रूलर थे, जिसको खलीफा कहा जाता था, स्पिरिचुअल हेड भी थे, तो मुस्लिम कम्युनिटी अपने रूलर को, अपने खलीफा को टेंशन में नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उन पर मुसीबत पड़ी थी और वो अपने इस खलीफा को, अपने इन खलीफा को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते थे। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको कहा जाता है खिलाफत कमेटी। जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है खिलाफत कमेटी। ठीक है, तो इस खिलाफत कमेटी में, इस खिलाफत, पहले तो कमेटी बनेगी, जैसे कमेटी बनती है, कोई पार्टी बनती है ना, इस तरह से खिलाफत कमेटी बनी। खिलाफत का मतलब होता है खिलाफ, कि हमने जीती हुई कंट्री के खिलाफ अब एक्शन लेना है, राइट। अब ये एक्शन जो है वो कमेटी से, वो मूवमेंट कब वो डिक्लेयर हो जाता है? जब उनके ऊपर, स्पिरिचुअल हेड के ऊपर जब प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पर टू ब्रदर्स थे जिसको अली ब्रदर्स कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, इस खिलाफत कमेटी के वो लीडर थे। ठीक है, अब वो लीडर अगर किसी चीज को इनिशिएट कर रहे हैं और मूवमेंट लॉन्च करना चाहते हैं, मूवमेंट में तो सारी जनता आ जाएगी ना, मैक्सिमम जनता, मैक्सिमम उसको वो पार्टिसिपेट करेंगे, लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अब वो लोग आएंगे कहां से? क्योंकि मुस्लिम तो माइनॉरिटी पर थे, मुस्लिम तो संख्या में कम थे। अब उनको हिंदुओं की हेल्प चाहिए थी। तो ये टू ब्रदर्स जो थे, कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये अली ब्रदर्स जाते हैं गांधी जी के पास प्रपोजल लेकर के कि तुम हमारा साथ दो और हम भी तुम्हारा साथ देंगे जब तुम मूवमेंट स्टार्ट करोगे। गांधी जी इसी गोल्डन चांस की उसमें बैठे हुए थे, इसी गोल्डन चांस के लिए बैठे हुए थे। मतलब इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब ये हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए उनके पास एक गोल्डन चांस आएगा, और यही उनको मिल जाता है। तो गांधी जी ने फटाफट से उनकी बात करवाई, किसके? हमारे कांग्रेस लीडर से। कांग्रेस लीडर के साथ में ये प्रपोजल रखा, उनके सामने प्रपोजल रखा जाता है कि हमें खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स का साथ देना चाहिए, अली ब्रदर्स का साथ देना चाहिए। तो सब लोग एग्री हो जाते हैं, कांग्रेस पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एग्री हो जाती है, और इस तरह से हिंदू मुस्लिम यूनाइट होकर खिलाफत मूवमेंट को पार्टिसिपेट करती है और उनको सक्सेस मिलती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एक्सट्रीमिस्ट, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट एंड द टू मेजर रिलीजियस कम्युनिटी, हिंदू एंड मुस्लिम, कुड कलेक्टिवली ब्रिंग एंड ऑफ द एंड टू कॉलोनियल पीरियड। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी से ही, उनकी एकता से ही हम इस कॉलोनियल पीरियड को हटा सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स के रूल को इंडिया से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 खिलाफत मूवमेंट, ये दो मूवमेंट जब लॉन्च होते हैं तो एक बड़े लेवल पर एक मास मूवमेंट बन जाता है ये, राइट। मास मूवमेंट किसको कहते हैं? जिसमें भारी से भारी जनता, मतलब एक बड़े लेवल पर जनता पार्टिसिपेट करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सॉल्ट सत्याग्रह। अब ये सॉल्ट सत्याग्रह क्या था? ये सॉल्ट सत्याग्रह क्या था? इस बीच में अभी मैंने क्या कहा कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सारे वो कर दिए थे। तो पहले बात अगर मैं करूं किसकी? नॉन कॉपरेशन की, तो नॉन कॉपरेशन का मतलब ही क्या होता है? नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है 1920-21। तो नॉन कॉपरेशन मतलब कि हमें, नॉन कॉपरेशन मतलब हमें किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना। नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है मतलब सहयोग, और इसमें नॉन लगा दिया तो वो असहयोग आंदोलन होगा, कि हमें ब्रिटिशर्स का किसी भी तरीके से साथ नहीं देना है, उनके हर काम को हमें मना करना होगा, राइट। तभी जाकर के वो समझ पाएंगे कि अब इंडियंस हमारे खिलाफ हो गए हैं और हमारे खिलाफ आवाज उठानी स्टार्ट कर दी है, अब वो दब्बू दब्बू टाइप के नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और क्या करते हैं? गांधी जी के कहने पर तो जो भी सरकारी कर्मचारी थे, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में रिक्रूटेड थे, पोस्टेड थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट ऑफिसेज से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, राइट। लॉयर्स ने लीगल एक्टिविटीज बंद कर दी, स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों ने जाना मना कर दिया। ठीक है, अब हम नहीं जाएंगे, तो वहां पर ताले लग गए। शॉपकीपर्स ने अपनी शॉप शट डाउन कर दी। रेलवे जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी कि हम लोग रेलवे का काम नहीं करेंगे। इस तरह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को। काफी नुकसान होता है, ठीक है, काफी नुकसान होता है। लेकिन बच्चे, इसी बीच क्या होता है? 1922 में, 1922 में क्या होता है? यहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। अब ये चौरी चौरा इंसिडेंट मैं क्यों बता रही हूं? क्या ये गांधी जी के उसमें है? चौरी चौरा इंसिडेंट बिल्कुल है बच्चे। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था? जिसमें
हमारे इंडियंस ने, क्योंकि देखो दो पार्टी बनी हुई थी ना कांग्रेस में भी, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और मॉडरेट लीडर थे। एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं जैसे कि हमें क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, अभी के अभी एग्जाम दिया हमने और कल ही हम ऐसा लगता है कि हमारा रिजल्ट अभी आ जाए। एक तो वो होता है कि क्विक रिजल्ट चाहते हैं तो उसको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। एक होता है मॉडरेट की शांति से, तसल्ली से, वो बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते। जैसे आजकल हम बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो उनके अंदर वो पेशेंस था। दो तरीके थे। तो गांधी जी हमेशा अपने लोगों को यही बोलते थे, इंडियंस को बोलते थे कि हमें हमेशा अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलना है, नॉन वायलेंस बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है, वायलेंस नहीं करना है हमें, ठीक है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, याद आ गया केजीएफ का डायलॉग, है ना। तो वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई हेट वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, दैट आई विल डू द वायलेंस, ठीक है। तो मैं करूंगा और करता हूं क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। तो ये वही वायलेंस है, गांधी जी ने कहा कि वायलेंस क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो हमें इसी बीच क्या करते हैं कि इंडियंस, एक पुलिस स्टेशन था जिसमें 22 पुलिसमैन थे, तो अपने गुस्से की वजह से, क्योंकि किसानों पर बहुत ज़्यादा हाई टैक्स इम्पोज किया हुआ था, किसानों की जमीन हड़पी हुई थी, जमींदारों ने इंटरेस्ट बहुत लगाया हुआ था, तो लोग गुस्से में भरे बैठे हुए थे, ठीक है। अब वो भी अपना गुस्सा किसी न किसी तरह तो निकालेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सारे गांव वालों ने इकट्ठे मिल करके, पुलिस स्टेशन था गांव के अंदर, चौरी चौरा के अंदर, जो कि गोरखपुर में था, ठीक है। कहाँ पर, ये गोरखपुर में है, राइट, ये गोरखपुर में है। तो गोरखपुर में ये चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, पुलिस वालों को जिंदा बंद करके उसके अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर जिंदा उसको आग लगा देते, पुलिस वाले मर जाते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या आता है कि गांधी जी 1928 में, गांधी जी क्या होता है 1928 में एक और इंसिडेंट होता है। अभी हम कहां पहुंचे हैं, 1922 पर पहुंच गए हैं, जो गांधी जी से रिलेटेड है, हो गया 1922 तक। अब हम क्या करते हैं, बात आती है 1928 की। देखो, अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन कमेटी बनी कब थी, जो ब्रिटेन में बनी थी, उस पर मतलब वो बनकर तैयार हो गई थी 1927 में, लेकिन वो इंडिया कब आती है, तो आ जाएगा 1928। दो बातें बताइए, बनी कब थी 27 में और इंडिया कब आती है 1928 में। तो साइमन कमीशन, in the year of 1928 there was a anti-Simon Commission movement in which Lala Lajpat Rai was brutally the lathi charge and later the substitute to it। अब जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया आता है, अब पूछोगे साइमन कमीशन क्या है बच्चे, साइमन कमीशन वो था जो इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वहां से कमेटी आती है, जिसमें एक सर जॉन साइमन थे और उसके साथ में 3-4 लोग और थे, ठीक है। तो ये इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आ रहे हैं और उसमें इंडियन को, किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया उसमें। अब कोई, आप ये सोचो कि आपका कोई फ्यूचर डिसाइड कर रहा है और आपसे पूछते भी नहीं कि आपको करना क्या है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको क्या बनना है, वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं। आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं वो लोग जो बिल्कुल अननोन है, वो हमारे घर के भी नहीं है, वो हमारे रिलेटिव्स भी नहीं है, कोई दूसरा ही है। तो सरासर इंजस्टिस है, आपसे कम से कम पूछना तो चाहिए था। सेम यही काम हुआ कि साइमन कमीशन जो कमेटी आती है तो उसमें एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया और इसीलिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस भीड़ को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उनके बाहर से ही वो नारेबाजी चलने लगती है कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, और उनको इंडिया के अंदर एंटर भी नहीं करने दिया, बाहर से ही भगा देते हैं। इस भीड़ को, जनता की भीड़ को लीड कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया कि तुम जाओ, लाठी डंडे बरसाओ और किसी तरह से इन प्रोटेस्टर्स को दबा कर आओ, भगाओ इनको यहां से, लाठी चार्ज कर देते हैं। अब एक पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम था सैंडर्स, उनकी एक लाठी लाला लाजपत राय के सर पे लगती है और वो इतने ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, क्योंकि किसी सॉफ्ट पॉइंट पर लगी थी वो, और उनके लगने से लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट, राइट। और फिर बाद में इन्हीं से बदला लेंगे भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपने फादर की तरह से ट्रीट करते थे, अपने पिता की तरह मानते थे, और फिर ये बदला लेंगे उससे, राइट। तो ये था साइमन कमीशन का, ठीक है। द ईयर ऑफ 1928 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट स्टार्टेड द ब्रूइंग इंडिया। 1929 कांग्रेस सेशन होता है। 1929 में 1929 में कांग्रेस का एक सेशन होता है लाहौर में। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, ठीक है। लाहौर में सेशन होता है जिसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट थे कौन,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड को रखा गया, डिक्लेयर कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया कि इसमें जब तक हम पूर्ण स्वराज नहीं पा लेते हैं तब तक हम ना तो चैन से बैठेंगे और ना बैठने देंगे। Was proclaimed as the motto and 26 जनवरी 1930 को रिपब्लिक डे ऑब्जर्व किया जाता है। देखो 30 है ना ये, और 26 जनवरी, अब ये ऑथ टेकिंग तो ले ली थी 1929 में, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी थे, राइट। और 1930 में क्या होता है, 26 जनवरी 1930 को रिपब्लिक डे ऑब्जर्व्ड किया जाता है, क्योंकि पहली बार इसको यहीं पर सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी को, तभी से हमारी 26 जनवरी को एक रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस, दांडी द सॉल्ट मार्च। अब थोड़ा सा यहां पर बात कर लेते हैं दांडी द सॉल्ट मार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, दांडी से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। दांडी पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, और दांडी पर जो है वो आपका CUT में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे। तो हम क्या करते हैं, अब आगे की कहानी डिस्क्राइब करते हैं। आफ्टर द रिपब्लिक डे ऑब्जर्वेंस, गांधी जी अनाउंस हिज प्लान मार्च टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। देखो गांधी जी ने ऑब्जर्व किया कि सॉल्ट जैसी बेसिक फूड आइटम जो होता है, बेसिक नेसेसरी थिंग जो होती है, उस पर भी उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। ये तो सरासर इनजस्टिस है, क्योंकि नमक जैसी चीज पर तुम लोगों ने कानून लगाया हुआ है, तुम लोगों ने टैक्स कर लगाया हुआ है, ये तो बहुत ही गलत चीज है, इसको तुम ब्रेक कर दो। उन्होंने अपनी अपील से कहा, लेकिन वो नहीं माने। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि गांधी जी ने इस सॉल्ट मार्च को, इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए एक मार्च पास करते हैं, ठीक है, एक मार्च पास करते हैं, मतलब एक यात्रा निकालते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं कि या तो तुम ये टैक्स हटा लो, नहीं तो फिर हम इसको अपने आप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब गांधी जी ने क्या किया, अपने 78 फॉलोवर्स के साथ में, कितना बच्चे, यहां से क्वेश्चन देखो, यहां से कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रही हूं मैं जिसकी वजह से, हाँ, जिसकी वजह से तुम्हें यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गांधी जी ने ये जो दांडी मार्च है बच्चे, साबरमती आश्रम से, मैंने क्या कहा, साबरमती आश्रम से अपनी दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। कहां से, साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से, जो कि कहां पर है, अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम। इस आश्रम से गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में, अपने 78 फॉलोअर्स के साथ में ये दांडी यात्रा स्टार्ट करते हैं। और गांधी जी ने क्या किया, 24 डेज तक इस अपनी दांडी यात्रा को चलाए रखा, ठीक है। तो गांधी जी इसी बीच जिस गली, जिस गांव से, जहां जहां से पास ऑन होते, फॉलोवर्स इनके साथ साथ में बढ़ते जाते। लेकिन बच्चे यहां पर एक चीज जो नोटिस की गई वो ये थी कि फर्स्ट पार्टिसिपेशन हुई थी यहां पर विमेंस की। इससे पहले किसी भी मूवमेंट पर विमेंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि देखो सॉल्ट जो होता है वो एक बेसिक थिंग्स होती है जो कि हर घर में चाहिए होता है, और इसको महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, मतलब फीमेल, क्योंकि उनको किचन का काम करना होता था, तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस वही समझ सकती है। तो ये भी इस मूवमेंट में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। तो पहली बार विमेंस की पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट में देखी गई थी। तो गांधी जी ने अराउंड 24 डेज तक इस पे जो है वो अपनी मार्च पास करते रहते हैं। टोटल जो है वो 10 माइल्स, कितने पर डे वो 10 माइल्स चलते थे। तो टोटल उन्होंने कितने माइल्स कवर किए, 240 माइल्स। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 240 माइल्स कवर करते हैं। और गांधी जी ने ये जो साबरमती आश्रम से जो अपनी ये जो मार्च पास किया था, ठीक है, दांडी मार्च, तो ये किया था 6 अप्रैल, 12 मार्च, कब किया था, 12 मार्च 1930 को। ये साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया, और दांडी कब पहुंचते हैं, दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को, राइट, 6 अप्रैल 1930 को। तो 12 मार्च से 6 मार्च टोटल 24 डेज हो गए। पर डे वो 10 माइल्स चढ़ते थे, तो कितने हो गए, 240 माइल्स हो गए। तो इस तरह से वो दांडी पहुंच करके, और उन्हीं के जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उन्हीं के सामने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, नमक बना करके, जैसे सी वाटर होता है ना, उसको स्प्रेड करके, और गांधी जी ने इस नमक कानून को बिल्कुल ब्रेक कर दिया। तो ये क्या था बच्चे, ये था हमारा दांडी मार्च, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द दांडी मार्च। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा दांडी मार्च का? इससे पूरी दुनिया की नजर गांधी जी पर आकर टिक जाती है कि गांधी जी का अब अगला कदम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पूरी नजर टिक जाती है। ना सिर्फ इंडिया के लोगों की, ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की, बल्कि पूरे वर्ल्ड में गांधी जी एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाते हैं कि नेक्स्ट इनका स्टेप आउट क्या होगा, नेक्स्ट ये क्या स्टेप आउट करेंगे, तो ये उनकी क्यूरियोसिटी बन जाती है। तो द्विवेदी मार्च, ये क्या है? दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च वॉज वेरी सिग्निफिकेंट एट लीस्ट द 3 रीजन। तो इसके 3 रीजन निकलते हैं इसके सिग्निफिकेंट से। इट ब्रॉट द महात्मा गांधी एंड इंडिया टू अटेंशन द वर्ल्ड। तो इससे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में गांधी जी का अटेंशन बढ़ जाता है। इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट इन विच द वुमेन पार्टिसिपेटेड एंड रियली वेरी नोटेबल, ठीक है। कमला देवी, यहां से क्वेश्चन आएगा आपका डेप्थ में, अगर पूछ लिया जाएगा तो आएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, अ सोशलिस्ट लीडर, परस्यूडेड द गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट फॉर मैन अलोन, कि आप अकेले क्यों, मतलब मैन ही क्यों पार्टिसिपेट करें, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो कमला देवी इनकी फर्स्ट वुमेन पार्टिसिपेंट्स बनती है। मेनी वुमेन इंक्लूडिंग द कमला देवी ब्रोक द सॉल्ट एंड लिक्वियर। लिक्वियर लॉ क्या होता है, जान गए ना, ये तो जान गए होंगे। लिक्विड शॉप्स क्या होती हैं कि औरतों ने क्या किया, सबसे मेन फसाद की जड़ ये लिक्विड शॉप्स हैं, उनको तोड़ फोड़ डाला, बॉटल्स फोड़ डाली, उनको तोड़ फोड़ मचा दिया, लाठी डंडे से, पत्थरों से, बिल्कुल जो वाइन शॉप्स होती हैं उसको तोड़ फोड़ मचा दी, उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया। Third and the most significant was that this movement was forced British to realize that Raj would not be last forever, कि बहुत टाइम नहीं है कि हम अपने स्वराज को अचीव कर सकेंगे, कि हमें फ्रीडम मिलेगी। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम दब्बू दब्बू टाइप के नहीं रहे हैं, अब हम लोग आगे बढ़कर दिखाएंगे और इस ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड को यहाँ से रिमूव करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कहता है क्विट इंडिया मूवमेंट। बच्चे यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये चैप्टर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी डेट्स को स्पेशली मैं कह रही हूँ अच्छे से लर्न करना है। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था बच्चे? क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे कि आपको हिंदी में पता ही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, गांधी जी स्टार्टेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। कब किया बच्चे? अगस्त 1948 में। कहाँ से? बॉम्बे से। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए आपके। कहाँ से किया? बॉम्बे से। बॉम्बे से किया और कब किया? अगस्त 1948 में। इमीडिएटली क्या होता है? इमीडिएटली गांधी जी एंड अदर सीनियर लीडर वर अरेस्टेड। गांधी जी और दूसरे सीनियर लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है, जेल में डाल दिया जाता है। बट यंगर एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज द स्ट्राइक एंड द एक्ट द सबोटेज ऑल ओवर द कंट्री। क्विट इंडिया मूवमेंट बीइंग द मास, अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट मास मूवमेंट बन जाता है। भारत छोड़ो, गांधी जी ने इसी में कहा कि करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई का जो है स्लोगन दिया था कि या तो तुम करो, ठीक है, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हो तो करो, और सेक्रीफाइस करोगे तो तुम चाहे मारे भी जाते हो तो कोई गम मत करना। तो गांधी जी ने इसी में ही ये डू और डाई का कंसेप्ट दिया था। ड्यूरिंग दिस टाइम द कांग्रेस लीडर वर इन जेल, ठीक है, इस मोमेंट के दौरान कांग्रेस लीडर जेल में थे। जिन्ना एंड द अदर मुस्लिम लीग लीडर वर्क द पेशेंसली। जिन्ना और दूसरे जो मुस्लिम लीडर्स थे वो पेशेंसली इसको लीड करते हैं। इट्स इन्फ्लुएंस इन पंजाब एंड सिंध वेयर इट द स्कार्सली एनी प्रेजेंस। तो यहाँ पर पंजाब और सिंध में बड़ी जोर शोर से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया जाता है। जून 1944 में गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। तो 1944 में गांधी जी को रिलीज किया जाता है प्रिजन से। लेटर ही हेल्ड द सीरीज मीटिंग विद द जिन्ना टू सॉर्ट द डिफरेंसेस। और बाद में जो हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है, फिर गांधी जी ने क्या किया, इसमें मुस्लिम लीडर्स के साथ मीटिंग कर करके और फिर इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। क्योंकि 1940 में क्या होता है, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड रखी थी। किसके सामने रखी थी? पाकिस्तान की डिमांड रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि तुम जा तो रहे हो, साथ में हमारा भी कुछ भला कर जाओ, हमें एक अलग नेशन बनाना है, हम हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, हम इंडिया का पार्ट बनकर नहीं रहेंगे, उसमें मिलकर नहीं रहेंगे, तो हमारी एक अलग दुनिया होनी चाहिए, हमारा एक अलग नेशन होना चाहिए और वो होगा पाकिस्तान। ठीक है, वो क्या होगा? पाकिस्तान, राइट। तो ये क्या था बच्चे? ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है,
द लास्ट हीरोटिक डेज ऑफ महात्मा गांधी। अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रही होगी कि मैडम ने गांधी इरविन पैक्ट नहीं बताया। कुछ बच्चों के दिमाग में और मैम ने ये जो कौन सा था, ये पूना पैक्ट, ठीक है, कि ये नहीं बताया। तो बच्चे देखो, गांधी इरविन पैक्ट जो होता है, गांधी इरविन पैक्ट में इरविन की तरफ से ये बोला गया कि आप अपने इंडियंस को बोलो कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमसे, मतलब हमारी तरफ से वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है, वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें। और बोला गया, गांधी जी की तरफ से 11 डिमांड्स रखी गई कि नमक पर से कानून हटा दिया जाए, राइट, हमारे पॉलिटिकल प्रिजन को जो आप लोगों ने वो किया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है, उनको रिलीज कर दिया जाए। तो इस तरीके से तुमने जो इनजस्टिस किया हुआ है इंडिया के ऊपर, उसमें से कुछ डिमांड को मान लीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे, आप हमारी बात मान जाइए, ठीक है। तो उस टाइम में तो इरविन ने हाँ कर दिया, ओके कर दिया, यस कर दिया। तो गांधी जी ने अपने कहे के मुताबिक इंडियन सोल्जर्स को उनकी तरफ से भेज दिया। तो जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, राइट, ये जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो क्या होता है, गांधी जी को जब ये बताया गया, मतलब ये उनको लगा कि अब उनकी बात को लाइटली लिया जा रहा है और इरविन अपनी बात से बैकआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने जोर शोर से फिर अपने मूवमेंट्स लॉन्च कर दिए। इसके लिए इसी बीच में 3 कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, ठीक है। इसी बीच में 3 राउंड टेबल वो होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कब हुई थी बच्चे? फर्स्ट राउंड टेबल हुई थी 1930 में, सेकंड कब होती है 1931 में, और थर्ड कब होती है 1932 में। तो ये 32 में। तो इस तरीके से गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल में बुलाया जाता है अकॉर्डिंग टू द इरविन एंड गांधी एग्रीमेंट, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी वहां जाते हैं सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुई थी। तो गांधी जी की बात को यहां पर ना तो सुना गया, ना उनको बोला गया कि तुम भी अपना प्रपोजल रखो। किसी तरह का गांधी जी जैसे गए थे वैसे के वैसे आ गए, बड़े मायूस सेड होकर के आ गए। और फिर गांधी जी आकर के एक बड़े लेवल पर अपने मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो क्या था, गांधी इरविन पैक्ट था, राइट। अब क्या आता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, पूना पैक्ट की। 1931-32 में पूना पैक्ट साइन होता है किस किस के बीच में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। सिचुएशन क्या थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेपरेट इलेक्शन करवाना चाहते थे शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है, ST SC वालों के लिए, राइट, माइनॉरिटीज के लिए नहीं, ST SC वालों के लिए। तो ये जो हमारी गांधी जी कहते थे कि अगर हमने इनको सेपरेट इलेक्शन करवाने दिए तो ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे, तो कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालते हैं जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने नहीं, तो गांधी जी अपने अनशन पर लग गए। गांधी जी ने कहा कि मैं फास्ट अनटू डेथ ले रहा हूँ, यानी कि मैं जब तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब तक मेरी बात को नहीं माना जाता। तो इधर से दोनों ही लीडर अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। लास्ट में जब थोड़ा सा गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी ना खाने पीने की वजह से, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन की डिमांड को रखा कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्शन नहीं करवाते हैं, तो अगर इनकी रिजर्वेशन फिक्स करा देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में इनकी अपनी एक रिजर्वेशन के कोटे पर ये लोग रिक्रूट हो सकेंगे, इसलिए इनको अपलिफ्ट होने का एक मौका मिलेगा, चांस मिलेगा। तो दोनों का यहाँ पर एग्रीमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये गांधी पूना पैक्ट था, जो कि किस किस के बीच हुआ था, पूना पैक्ट, ठीक है। ये पूना पैक्ट जो था वो लॉर्ड गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में था, जो कि हुआ था 1931 में, ठीक है, पूना पैक्ट, राइट। अब क्या करते हैं, द लास्ट हीरोटिक डेज ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी के लास्ट डेज कैसे थे बच्चे, ठीक है, गांधी जी के लास्ट डेज कैसे थे। गांधी जी मार्क द डे द इंडिपेंडेंस 24th आवर्स फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल एंडेड विद द डिवीजन ऑफ द। जब ये हिंदू मुस्लिम का डिवीजन हो गया, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम का जो है वो बंटवारा हो जाए। तो गांधी जी ने बहुत कोशिश की इसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन द मंथ ऑफ द सितंबर और अक्टूबर की बात है, गांधी जी वेंट अराउंड द हॉस्पिटल एंड रेफ्यूजीज कैंप गिविंग द कंसोलेशन ऑफ द। जब हिंदू मुस्लिम का बंटवारा होता है तो गांधी जी, मतलब बंटवारे के दौरान जितनी भी इंजरीज हुई थी, जितने भी लोग घायल हुए थे, एक दूसरे से बिछड़ गए थे, तो गांधी जी उनके कैंप में जाकर उनको सांत्वना देते हैं। ही अपील्ड टू सिख, हिंदू, मुस्लिम टू फॉरगेट द पास्ट। उन्होंने अपील की, यार तुम भूल जाओ ना पास्ट क्या था, कि क्या पास्ट था, हम लोग पहले एक थे ना, तो तुम उनको याद करो, अच्छी बातों को याद करो, अभी तुम क्या झगड़ा हुआ था, क्या होता, इसको भूल जाओ। एंड एक्सटेंड हैंड, और तुम एक दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, कॉपरेशन का, मतलब कॉपरेशन की जो फीलिंग है वो आगे बढ़ाओ, और साथ में शांति को स्थापित करो।
at the baking of the Gandhi ji and the Nehru, Congress passed resolution on the right of the minority. तो गांधी जी के कहने पर गांधी जी एंड नेहरू क्या करते हैं, कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, और वो रेजोल्यूशन क्या था कि हमें माइनॉरिटीज को राइट्स देने हैं, क्योंकि अगर माइनॉरिटीज के बेस पर ही ये झगड़े दंगे फसाद हो रहे हैं तो हम इसको खत्म ही कर देते हैं ना, उनके लिए रिजर्वेशन कर देते हैं। तो इनके लिए मतलब रिजर्वेशन नहीं, इनको माइनॉरिटीज को भी एक तरह से राइट्स दिए गए कि तुम्हें भी आगे रखकर तुमसे भी ओपिनियन ली जाएगी और तुम भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में रिक्रूट होगे। इन फर्दर सेड द पार्टी हैड नेवर एक्सपेक्टेड द पार्टीशन बट इट हैज बीन फोर्स्ड टू इट। ठीक है, फर्दर सेड द पार्टी, तो देखो पार्टी ये चाहती थी, मुस्लिम लीग खासकर ये चाहती थी कि नहीं, हमें किसी भी हाल में हिंदुस्तान के साथ काम नहीं करना है, हम लोग अलग अपनी कंट्री बनाएंगे और फिर उसमें क्या करते हैं, एक अलग तरीके से अपनी दुनिया बसाएंगे। देयर आर द डिफरेंट सोर्सेज विच हिस्ट्री द नेशनल मूवमेंट एंड द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी बी रिकंस्ट्रक्टेड। तो गांधी जी के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, गांधी जी की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो गांधी जी के मतलब लास्ट मोमेंट पर जब गांधी जी की डेथ हुई थी, कब गांधी जी की डेथ होती है 30 जनवरी 1948 को, राइट, 30 जनवरी 1948 को। 47 में बंटवारा हो गया था, गांधी जी इस तरह से लोगों से मिल रहे थे, उनको सांत्वना दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि बंटवारा हो गया था और होकर ही रह गया। ठीक है, हो ही गया। तो गांधी जी डेली की तरह जैसे मंदिर जाना होता था, तो मंदिर से बाहर आए तो वहां पर नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार हो जाते हैं और फिर वो शॉट हो जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विच, तो गांधी जी के हमें काफी सारे ऐसे रिसोर्सेज मिले, उनके लेटर्स मिले, उनकी बायोग्राफीज मिली, उनके जो भी वो मीटिंग्स करते थे वहां पर उनका रिकॉर्ड मिला। तो इससे हमें गांधी जी के बारे में काफी कुछ पता चलता है, राइट। और फिर ये इसको हिस्ट्री में मेंशन किया गया। राइटिंग थी, गांधी जी की स्पीच थी, तो सारे रिकॉर्ड जो है वो हमें मिले और इस वजह से गांधी जी की हिस्ट्री को हम जान पाए थे। मैनी लेटर्स रिटर्न टू इंडिविजुअल, कुछ लेटर्स ऐसे भी तो गांधी जी ने पर्सनली इंडिविजुअली लिखे थे। ठीक है, बट दे वर ऑल्सो मीन्ड फॉर द पब्लिक एंड द लैंग्वेज लेटर वॉज शेप्ड बाय द अवेयरनेस दैट माइट बी पब्लिश। और कुछ लेटर्स ऐसे थे जो लोगों को अवेयर करने का काम करते थे, जैसे उनकी स्पीच बहुत मोटिवेशनल होती थी, इनकरेज करते थे लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए कि हमें ब्रिटिशर्स को इस तरह से यहाँ से भगाना है, ये वो करना है। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रूफ मिले हमें, राइट। तो बच्चे ये था, ठीक है, गांधीयन एरा और गांधी जी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, क्योंकि ये एक क्विक रिवीजन था, वन शॉट रिवीजन था। तो एग्जाम में जाने से पहले इसको अच्छी तरीके से आप पढ़कर जाइएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और हाँ, ये जो आपका CUET का ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कब होगा, तो बच्चे CUET का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, वो 26 फरवरी 2023 को होगा सुबह 11 बजे। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जरूर से पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि इसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे। इससे आपकी हिस्ट्री और ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएगी। आप ये देख पाओगे कि कितना आपने अचीव किया, क्योंकि अभी आपको आपका CUET का एग्जाम भी देना है। तो इस तरीके के अगर टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हो तो इससे आपकी स्टडी में, आपकी प्रिपरेशन में और ज़्यादा एक अच्छी तैयारी करके जा सकते हैं। तो ये आप जो टेस्ट होने वाला स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ये होगा, डेट नोट डाउन कर लो, 26 Feb 2023 को सुबह 11 बजे। और जो 20 स्टूडेंट होंगे इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट में, जो टॉप 20 आएंगे, उनका नेम्स विल बी शोन ऑन द ऐप। तो उनका नाम जो है वो अड्डा की ऐप पर शो किया जाएगा। आपको CUET के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी XYZ कुछ भी आपको पूछना है CUET के रिगार्डिंग, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब बोर्ड एग्जाम के बाद आपका CUET आएगा। तो बच्चे इसकी प्रिपरेशन आप पहले से ही कर लो, क्योंकि देखो सिलेबस सेम है, ठीक है, और NCERT ही आना है। इसलिए आप इन बैचेस के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन से आपको CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों में ही आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं तो कहती हूँ महापैक वाला जो आपका ये ऑफर है ना, ये बच्चे दी बेस्ट है। क्यों दी बेस्ट है? क्योंकि इसमें आपको फिजिकल बुक भी दी जाएगी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगी। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है
है, पीडीएफ है, लाइव क्लासेस हैं, सब कुछ इस महापैक में है। तो एक बार अपने महापैक में एनरोल कर लिया, दैट मीन्स कि आपके जो सीयूटी के बार बार बैचेस आते रहेंगे, तो आप उन बच्चों के साथ, जो नए नए बच्चे आते रहेंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ भी तैयारी कर सकते हो। दो बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, इस तरह से आप रिवीजन पे रिवीजन करते रहोगे। बस एक बार इस महापैक में आपने आपको एनरोल करना है। और एनरोल करने के लिए जैसे आप कूपन कोड लगाओगे, तो कूपन कोड क्या लगाओगे आप, ये होगा आपका Y489। तो इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप पा सकते हैं पूरे 17% का डिस्काउंट। ठीक है बच्चा, पूरे 17% का डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, अगर आप सैंपल पेपर लेना चाहते हैं, अगर आप आर्ट्स की ई बुक लेना चाहते हैं, तो भी आपको कूपन कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। याद रख लो कूपन कोड Y489। चाहे जो भी कोर्स आप परचेज कर रहे हो, कोई भी बैचेस आप खरीदने जा रहे हो, या कोई भी मॉक टेस्ट है, ई बुक है, कुछ भी खरीदने जा रहे हो, बस Y489 आपको कोड लगाना है, इस पर आप पा सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। कमेंट तो तुम करते नहीं हो, 2-4 बच्चों को छोड़ करके, तो आपको कमेंट करके बताना है कोई भी क्वेरीज हो गई, या आपको सेशन कैसा लगा, तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।